Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. Students, today we will start our new chapter, that is chapter number 8, Cell Structure and Functions. So, let's start chapter number 8. You have already learned that things around us are either living or non-living. तो आपको ये मालूम ही है, अपने चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लिविंग होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नॉन लिविंग होंगी. फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस. और ये भी आपको पता है कि अगर वो चीज़ लिविंग है तो बेसिक फंक्शंस जैसे कि फॉर एग्जांपल दे रेस्पायर, दे रिप्रोड्यूस, दे एक्सक्रीट, दे डाई, ये सारे फंक्शंस उनके अंदर होते हैं. कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड. तो जो ये फंक्शंस मैंने बताया जैसे रेस्पिरेशन है या डाइजेशन है या एक्सक्रीशन है, ये सारे फंक्शंस को करने के लिए बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो ये सारे फंक्शंस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ हार्ट, तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, ठीक है. या मैं बोलूँ स्टमक, तो स्टमक क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है. या मैं बोलूँ किडनी, तो किडनी क्या करती है? आपके ब्लड को फिल्टर करती है. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. अब आप इस चैप्टर के अंदर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन दैट इज सेल, उसके बारे में पढ़ेंगे. विच इज़ द सेल? सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स. ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग. आप सेल को कैसे कंपेयर कर सकते हो? सेल को कंपेयर कर सकते हो एक ब्रिक की जैसे. जैसे ब्रिक्स को एक ब्रिक को मिला के पूरी एक वॉल बन जाती है, पूरी एक बिल्डिंग बन जाती है, उसी तरह से छोटे छोटे सेल्स को मिला के पूरी एक बॉडी कंस्ट्रक्ट हो जाती है. Similarly, cells are assembled to make a body for every organism. Now our topic is discovery of cell. किसने सेल की डिस्कवरी करी? सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक in 1665 observed slice of cork under a simple micro मैग्नीफाइंग डिवाइस. अब सबसे पहले किसने देखा सेल को? वो देखा साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने इन 1665. वो कहाँ देखा? इन अ स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री. कॉर्क क्या है? एक पार्ट है, बार्क ट्री की एक बार्क का पार्ट है. ही टुक द थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो उसने क्या किया? एक बहुत ही थिन सी स्लाइस ली कॉर्क की और उसको ऑब्जर्व किया किसमें? माइक्रोस्कोप में. ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस. अब उसने क्या देखा उस कॉर्क की स्लाइस में? पार्टीशन देखे, बॉक्सेस देखे, जैसे कि आपके किस में होते हैं? मधुमक्खी के छत्ते में जैसे होते हैं ना कंपार्टमेंट, इस तरह से कंपार्टमेंट उसने कॉर्क की स्लाइस में देखे. These boxes appeared like a honeycomb. He also noticed that one box was separated from other by a wall or by partition. और उसने ये भी नोटिस किया कि एक पार्टीशन, एक बॉक्स जो है दूसरे बॉक्स से एक वॉल के द्वारा अलग अलग है. उनमें पार्टीशन है. जैसे कैसे किस में होता है? जैसे मधुमक्खी के छत्ते में भी ऐसा ही होता है. हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. हुक ने हर एक कंपार्टमेंट का नाम क्या रख दिया? सेल. What Hooke observed as boxes or cells in a cork were actually dead cells. अब क्या हुआ? जो हुक ने ऑब्जर्व किए थे सेल्स या बॉक्सेस, वो क्या थे? कॉर्क में डेड सेल्स थे. सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. और सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल जो है तब उन्होंने देखे जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई. Very little was known about the cell for next 150 years after Robert Hooke observation. तब रॉबर्ट हुक ने उसको ऑब्जर्व किया सेल को, उसके बाद में 150 ईयर्स तक सेल के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी जो साइंटिस्ट थे वो नहीं जुटा पाए. Today we know a lot about cell structure and its function because of improved microscopes having high magnification. पर आज हम सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उसके फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हाईली डेवलप्ड माइक्रोस्कोप. अब हम बात करेंगे सेल की. सो द सेल, बोथ ब्रिक इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. जिस तरह से एक बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल यूनिट एक ब्रिक होती है, उसी तरह से पूरे बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? सेल होता है. द बिल्डिंग दो बिल्ट
of similar bricks have different designs, shape and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. जिस तरह से तब हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अलग अलग ब्रिक जो है, अलग अलग शेप की जो ब्रिक्स होती हैं वो बिल्डिंग को अलग अलग शेप देती हैं, उसी तरह से क्या होता है हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका सबका फंक्शंस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन ज़्यादातर सेम होता है. Cells in the living organism are complex living structure unlike a non-living brick. पर सेल का जो बेसिक फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड है. किसके मुकाबले में? ब्रिक के मुकाबले में. द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज़ बिग इनफ टू बी सीन बाय अनएडेड आइज. अगर आपको ये लगता है, मन में इच्छा होती है कि मैं सेल को देख पाता काश, तो सबसे जो हैन का जो एग होता है वो एक सिंगल सेल ही होता है. उसको आप अपनी किसी भी कुछ चीज़ भी अपनी आँखों पे लगाए बिना, ना माइक्रोस्कोप ना मैग्नीफाइंग ग्लास लगाए बिना उसको आराम से देख सकते हैं. ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल? दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट. अब साइंटिस्ट जो थे वो लिविंग सेल को कैसे देख पा रहे थे? बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप. स्टेन डाइज आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर. अब क्या हो रहा था, जो कि सेल जो था वो तो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, तो उसको आप देखने में तकलीफ होती, तो उसको क्या करते हैं, पहले स्टेन करते हैं, कलर करते हैं बाय डाइज. तो फिर हम उसके अलग अलग पार्ट्स को आराम से देख सकते हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम उसका देख सकते हैं. There are millions of living organisms. They are different shapes and size. अब millions and millions of different living organisms present है इस अर्थ के ऊपर. उनका शेप भी अलग है, उनका साइज़ भी अलग है. Their organs also vary in shape, size and number of cells. उनके organs भी जो हैं वो vary करते हैं उनके शेप में, साइज़ में या नंबर में. Let us study about some of them. तो कुछ के बारे में हम चलिए पढ़ते हैं. Number of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कितने नंबर हैं सेल्स के, ज़रा गिन के तो बताओ आप, कि एक बड़े से पेड़ पे या मैं बोलूँ एक एलिफेंट पे या एक टाइगर के ज़रा सेल्स तो गिन के बताओ. तो ये पॉसिबल नहीं है. द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस. तो मैं नंबर किस में रन्स कर जाएगा? बिलियंस और ट्रिलियंस में रन कर जाएगा. Human body has trillions of cells which vary in shape and size. अब हम अपनी बात करें, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें अपने, तो उसमें भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जिनका शेप भी अलग है, जिनका साइज़ भी अलग अलग है. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन. डिफरेंट ग्रुप के जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जैसे हम खुद भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. पर अगर हम बात करें स्मॉल ऑर्गेनिज्म की, बेसिक ऑर्गेनिज्म की, तो उनके अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स जो होते हैं वो कम होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका फंक्शन जो है वो अलग अलग होगा, वो कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं. सिंगल सेल भी वो सारे फंक्शन करेगा जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स मिलकर करते हैं. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins with the life as a single cell, which is the fertilized egg. और आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ज़रूर है, पर हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हम जहाँ से शुरू किया, हमारा जो सेल, जो हमारी बॉडी बननी शुरू हुई, तो वो सिंगल सेल से बननी ही शुरू हुई, और वो क्या था? हमारा फर्टिलाइज्ड एग. The fertilized egg cell multiplies and the number of cell increases as development proceed. इस तरह से क्या हुआ? सिंगल सेल था, फिर वो मल्टीप्लाई करता चला गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे मल्टीप्लाई करते चले गए, और हमारा जो डेवलपमेंट होता चला गया और हमारी पूरी बॉडी बनती चली गई, और डेवलपमेंट प्रोसीड्स. लुक एट द फिगर 8.3 8.3 एंड बी को भी देखो. बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. दोनों ऑर्गेनिज्म, पहला वाला क्या है? अमीबा है, और दूसरा क्या है? पैरामीशियम है. दोनों ही जो एनिमल्स हैं उनके अंदर केवल एक ही सेल प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल.
The single cell organisms are called unicellular organism. A single-celled organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform. तो इसका मतलब ये नहीं है अगर उसके पास सिंगल सेल है तो उसके फंक्शंस नहीं हो रहे होंगे, रेस्पायर नहीं कर रहा होगा, एक्सक्रीट नहीं कर रहा होगा, डाइजेशन नहीं हो रहा होगा, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो सिंगल सेल जो है वो सारे फंक्शंस करता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स परफॉर्म करते हैं. वो रेस्पायर भी करता है, उसमें डाइजेशन भी होता है, उसमें मल्टीप्लाई भी करता है, वो सब काम होते हैं. अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड. जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसका नाम अमीबा है जो मैंने अभी बताया था, वो क्या करता है, अपने फूड को कैप्चर करता है, उसको डाइजेस्ट भी करता है, रेस्पायर भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है, ग्रो भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है. 1 से 2 अमीबा भी पैदा होते हैं. Similar functions in multicellular organism are carried out by groups of specialized cell forming different tissues. पर अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं वो ये सब काम अलग अलग करते हैं. उनके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको एक साथ मिलके वो बना लेते हैं टिश्यू. तो वो टिश्यूज़ जो हैं वो ये सारे फंक्शंस करते हैं जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल करता है. टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन. टिश्यू तक बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन. सो स्टूडेंट, आई एंड माई वीडियो हेयर ओनली. We will continue this chapter in our next videos. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day.